नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे छत्तीसगढ़ जागरण चैनल पे। देखिए, आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है कोयला। तो कोयले का निर्माण, कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ को होने वाला इनकम कोयले से, इन सारे पहलू पे आज बात करेंगे। तो बोल रहा है सबसे पहला जो आपके पास टॉपिक के अंदर सब टॉपिक है, बोलेंगे कोयला। कोयले का निर्माण कैसे होता है? तो कार्बोनिफेरस काल में, आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले कार्बोनिफेरस काल और परमिनियन काल चल रहे थे। क्योंकि पृथ्वी का एक टाइम पीरियड होता है कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ। पृथ्वी के निर्माण के बाद विभिन्न प्रकार के जीव जंतु का निर्माण कैसे हुआ, तो फॉरेस्ट का भी निर्माण हुआ होगा। एक समय पृथ्वी पर डेंस फॉरेस्ट थे, घने वन थे। घने वन कहीं ना कहीं भू अवनति अर्थात एक विशाल गर्त में दब गए। जो फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट थे। जो फॉरेस्ट होते हैं उनको विकास करने के लिए हाई टेम्परेचर और वाटर की जरूरत होती है। आज भी आप देखेंगे उष्णकटिबंध वर्षा वन वाले क्षेत्रों में डेंस फॉरेस्ट होते हैं। कारण सीधा है, कारण है क्योंकि वहाँ पे अधिक तापमान है और जल अधिक होती है। तो वनस्पतियों को जितना आप अधिक टेम्परेचर देंगे और जितना अधिक वाटर देंगे तो फॉरेस्ट का विकास उतना ही अधिक होता है, उतनी ही हाइट की फॉरेस्ट मिलेगी और वनस्पतियाँ घनी होती है अर्थात डेंस फॉरेस्ट होते हैं। तो ऐसा ही था कार्बोनिफेरस काल, नाम ही है कार्बोनिफेरस, जब कार्बन का साम्राज्य था। कार्बन अर्थात वनस्पतियों का साम्राज्य था। तो उस समय जो भी फॉरेस्ट होते थे ये कहीं ना कहीं भू अवनति एक बड़े से गर्त में, ये फॉरेस्ट एक गर्त मान लेता हूँ, इस गर्त में दब गए। जो फॉरेस्ट थे गर्त में दब गए, इनके ऊपर मलबे और अवसादों का एक परत चढ़ता गया। कटाव हुआ होगा पृथ्वी का या ऊंचे क्षेत्रों का, तो उनके ऊपर एक मलबे का परत चढ़ता गया और लंबे करोड़ों साल में ये मलबों के नीचे दब गए। इनसे जो भी गैसें थी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें अर्थात जो जल है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इनसे बाहर निकल गई। जो फॉरेस्ट से गैसें निकल गई और बची क्या? कार्बन बचा। ये कार्बन कैसा था? सॉलिड था। तो कार्बन ठोस रूप में हुआ। ये कार्बन या तो काले रूप में था या भूरे काले रूप में था। फलस्वरूप यही कार्बन क्या कहलाया? कोयला कहलाया। तो कोयला में क्या होता है? 80% से भी अधिक कार्बन होते हैं। हालांकि कोयले का जो डिवीज़न है वो अलग प्रकार से होता है। अगर जैसे इसमें कार्बन अधिक रहेंगे तो उतना अच्छा कोयला माना जाता है कि उसमें विभिन्न प्रकार की जो गैसें वो बाहर निकल गई, वो सॉलिड फॉर्म में। अब कार्बन की मात्रा कम रहेगी तो उतना घटिया कोयला माना जाता है। तो कोयला भी उत्तम है या घटिया है, ये डिपेंड करता है आप पे कार्बन पे कि कार्बन कितने हैं, उसमें परसेंटेज क्या है। तो लंबे लाखों करोड़ों सालों में ये जो फॉरेस्ट दबे थे हाई टेम्परेचर और प्रेशर में कन्वर्ट हो गए कोयला में, कार्बन में कन्वर्ट हो गए। विभिन्न प्रकार की गैसें बाहर निकल गई। बोल रहा है कोयले का उपयोग कैसे होता है, कहाँ पे होता है कोयले का उपयोग? अलग अलग तरीके से अलग अलग इंडस्ट्रियों में किया जाता है। जो कोयले का उपयोग है कोर सेक्टर वाली इंडस्ट्री, नॉन कोर सेक्टर वाली इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। कोयले उद्योगों के लिए क्या माना जाता है? तो एनर्जी का सोर्स माना जाता है। आज भी जो बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है वर्ल्ड लेवल पे 1/3 से भी अधिक कोयले से प्रोडक्शन हो रहा है। और भारत जैसे विकासशील देशों में 70% से भी अधिक बिजली का प्रोडक्शन कोयले के जरिए होता है। और जितने भी स्टील प्लांट हो, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हो, केमिकल की फैक्ट्रियाँ हो, ये सारे कहीं ना कहीं कोल बेस्ड है अर्थात कोयले के जरिए ही इनको ऊर्जा की सप्लाई हो रही है। तो कोयले का उपयोग कैसे कर लेंगे आप? नॉन कोर सेक्टर, देखिए कोर सेक्टर में ऐसे उद्योगों को रखा जाता है। यहाँ जो कोर सेक्टर की इंडस्ट्रियाँ हैं, क्या रखेंगे इसमें? इस तरीके की इंडस्ट्री रखेंगे जो कि उद्योगों के लिए फंडामेंटल है अर्थात अन्य उद्योगों के लिए या तो इक्विपमेंट बना रही है ये, या विभिन्न प्रकार की मटेरियलों की सप्लाई कर रही है। इसलिए बोला जा रहा है कोर सेक्टर। फॉर एग्जांपल के लिए बिजली क्या है? कोर सेक्टर है। अगर बिजली उद्योगों को ना मिले तो उद्योग चल नहीं पाएगी, इसलिए बिजली को मैं रखूँगा कोर सेक्टर में। फिर रखूँगा प्राकृतिक गैस को, क्योंकि गैस ज़रूरी है। गैस किस लिए ज़रूरी है? तो बिजली बनाने के साथ साथ आपके विभिन्न प्रकार के उर्वरक बनाने के लिए काम आते हैं। तो गैस भी कोर सेक्टर में आएगा। सीमेंट हो गए, स्टील हो गए, सीमेंट है, स्टील है, पावर कंपनियां हैं, फर्टिलाइज़र है। तो इस तरीके की जो भी इंडस्ट्री है कोर सेक्टर, कोर का मतलब है जिस पे सारे उद्योग डिपेंड हैं अर्थात पूरा का पूरा इंडस्ट्री क्या है, ये कहीं ना कहीं इसी पे ही डिपेंड है, कोर पे ही, ये बेस है। इसलिए बोला जा रहा है
कोर सेक्टर इंडस्ट्रियाँ हैं। कुल मिला के इसमें 8 प्रकार की होती हैं, जिसमें 4 तो गैस टाइप की हो रही है या बिजली सप्लाई करने वाली हो रही है, और बाकी जो बच जा रहे हैं सीमेंट है, स्टील है, फर्टिलाइज़र है। इधर नॉन कोर सेक्टर में आपके नॉन कोर सेक्टर क्या है, ये सारे सेक्टर डिपेंड करते हैं इसी पे। देखिए नॉन कोर सेक्टर क्या होते हैं, नॉन कोर सेक्टर वाले कोर सेक्टर पे डिपेंड होते हैं। एक दवा बनाने वाली कंपनी हो सकती है, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनी है, या फिर आपकी मान लेता हूँ मैं बैंकिंग कंपनियाँ हैं। इस तरीके से और उधर जो भी बच जा रहे हैं इंडस्ट्री उद्योग, ये सारे के सारे नॉन कोर सेक्टर कहला रहे हैं। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ भारत से पहले विश्व में कोयले का प्रोडक्शन। देखिए अब मेरे पास क्या टॉपिक है, बोल रहा है विश्व में कोयले का उत्पादन और उपयोग। विश्व में कोयले का जो प्रोडक्शन हुआ वो प्राचीन काल से ही चल रहा है। यूनानी साम्राज्य हो या फिर रोमन साम्राज्य, कहीं ना कहीं पे कोयले का उत्पादन और इसका इस्तेमाल जो किया जा रहा है प्राचीन काल से किया जा रहा है। हालांकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी तो गहरी खानें नहीं खोदी जाती थी, सरफेस से ही कोयला को प्राप्त किया जाता था, ऊपर से ही प्राप्त कर लिया जाता था। लेकिन जब से 17वीं 18वीं शताब्दी में बोल रहा है 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब औद्योगिक क्रांति हुआ, औद्योगिक क्रांति का जन्म कहाँ से माना जाता है? औद्योगिक क्रांति का जन्म ब्रिटेन से माना जाता है। तो औद्योगिक क्रांति का जन्म जो था बोलेंगे आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो औद्योगिक क्रांति है इसका जन्म कहाँ से हुआ? ब्रिटेन से माना जाता है। ब्रिटेन में बोल रहा है बाँस से चलने वाली इंजन का निर्माण जेम्स वाट ने कर लिया। इसी प्रकार से जो सूती मिल थी इसका आविष्कार मिल ने कर लिया। जो मिलें थी या इंजन थी, इनको चलाने के लिए वाष्प की ज़रूरत होती थी। ये वाष्प कैसे मिलते थे? तो कोयले से मिलते थे। कोयले को जला के वाष्प तैयार किया जाता था। और वाष्प क्या रहता है, तो इसमें जो क्षमता होती है, पावर होती है, बहुत ही अधिक होती है। फलस्वरूप ये क्या करता था, एक विद्युत का काम करता था और सप्लाई करता था एनर्जी चलने के लिए इंजनों को। तो जो भी इंजन थे, इंजन का पावर क्या था? इंजन का पावर जो था वो था कोयला। तो कोयले के जरिए पावर मिल रही थी इंजन को और इंजन चल रहे थे, इसके कारण से इंडस्ट्री चल रहे थे। और यही वाला ब्रिटेन से स्टार्ट हुआ जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रियों में फैला, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जैसे जापान में, यूरोप के अन्य कंट्रियों में, यूएस में, और बाद में यही चाइना और इंडिया जैसी कंट्रियों में भी फैला। तो जो औद्योगिक क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति जो ब्रिटेन से शुरू हुई, पूरे विश्व लेवल पे अलग अलग कंटिनेंट में और कंट्रियों में फैली। तो जापान भी औद्योगिकरण से गुजरा। यूरोप के अन्य देश जैसे जर्मनी हो, फ्रांस हो, फिर रसिया हो, यहाँ भी औद्योगिक क्रांति आई। इन सारे के लिए क्या चाहिए था? तो कोयला चाहिए था। कोयले का मास लेवल पे प्रोडक्शन शुरुआत हुआ। जब कोयले का मास लेवल पे प्रोडक्शन शुरुआत हुआ तो कोल क्रम कार्मिक, जो कोयले में काम करने वाले माइनर थे अर्थात मजदूर थे, उनकी स्थिति भी दयनीय थी। तो कहीं ना कहीं पे उन पे एक मार्क्स का प्रभाव पड़ा। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए आंदोलन चले। राजनीतिक पार्टियां बाद में फ्यूचर में ये कोल सेक्टर में प्रवेश की और अफिलेटेड हो गई। जो भी मतलब यूनियन थे, यूनियन ट्रेड यूनियन बनते हैं। तो अभी तक तो मैं आपको बता रहा था कि ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन के अलग अलग सेक्टर से कोयले का प्रोडक्शन होने लगा, जैसे कि स्कॉटलैंड से, फिर वेल्स से, लंदन वाले इलाके से, और यही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का सेंटर बना। इसके बाद विश्व के अन्य क्षेत्रों में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फैला। कोयले की डिमांड लगातार बढ़ने लग गई। अब भारत में कोयले का क्या स्थिति था? मैं बात करूं भारत में कोयले का प्रोडक्शन कहां से हुआ। भारत में जो कोयले का प्रोडक्शन हुआ है रानीगंज, जो वेस्ट बंगाल है, वहां पे एक रानीगंज क्षेत्र है जहां पे कोयले का शुरुआत माना जाता है 1774 में। लेकिन जो कोयले की रेगुलर शुरुआत थी, अर्थात जो 1774 में रानीगंज में कोयले का प्रोडक्शन किया गया था, उसके बाद छोड़ दिया गया, उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन 18वीं शताब्दी में लास्ट में कोयले का फिर से एक रेगुलर प्रोडक्शन की शुरुआत हुई और 1820 में बोला जाता है कोयले का रेगुलर प्रोडक्शन, नियमित रूप से उत्पादन। तो कोयला कहाँ पे मिल रहा था उस समय, और आज भी भारत में जो कोयला है वो यहाँ पे है। यहाँ पे नदी घाटियाँ हैं, नदी घाटी में डेंस फॉरेस्ट होंगे। ये डेंस फॉरेस्ट कहीं ना कहीं भू अवनति में दब गए होंगे और यहाँ पे कोयले का निर्माण हुआ।
वैसे भी ब्रंश और भ्रंश यहाँ पे मिलते हैं। देखिए यहाँ पे नदी का नाम बता दे रहा हूँ मैं आपको, दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है ये क्या है, आपके झारखंड और वेस्ट बंगाल से गुजर रही है और बंगाल की खाड़ी में जा रही है। तो दामोदर की घाटी, इस पूरी घाटी में आपका कोयला मिलेगा। यहाँ पे कोयला का क्षेत्र क्या है, तो धनबाद माना जाता है। इसके साथ ही रानीगंज भी इसी दामोदर की घाटी में था। एक आपका इस साइड मिलेगा, बोलेंगे सोन की घाटी, जो सिंगरौली कोयला बेल्ट है ये सोन की घाटी में है। पुनः इस साइड आपको मिलेगा नर्मदा की घाटी। नर्मदा की घाटी में कोयला है। यहाँ पे वर्धा की घाटी, फिर एक ऐसे चलेंगे नदी घाटी, गोदावरी की घाटी, और एक छत्तीसगढ़ उड़ीसा में महानदी की घाटी। ये सारी नदियाँ क्या हैं, ये सारी नदियाँ प्रायद्वीप भारत में हैं। प्रायद्वीप भारत में जो भ्रंश है, भ्रंश की घाटी से बह रही है, अर्थात अपना एक जो बेस लेवल है उसको प्राप्त कर चुकी है। और इसी नदी घाटी में डेंस फॉरेस्ट होंगे, डेंस फॉरेस्ट दबे होंगे और कोयले में कन्वर्ट हो गए हो। तो भारत का यहाँ पे 90% से भी अधिक कोयला क्या है, सेकेंद्रण है। बाकी जो कोयला बच जा रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट है और अलग अलग स्टेटों से भी ये गुजर रहे हैं। लेकिन मोस्टली कोयला क्या बोला जा रहा है, 3 राज्य में है, जैसे उड़ीसा, सेकंड पे छत्तीसगढ़, थर्ड नंबर पे आप क्या लेंगे, झारखंड। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड यहाँ पे कोयले का सबसे अधिक रिजर्व माना जाता है, टॉप 3 स्टेट माने जाते हैं। तो 1774 से जो कोयले का प्रोडक्शन शुरुआत हुआ, ये छत्तीसगढ़ में भी एंट्री कर गया। छत्तीसगढ़ बना कब, 2000 में। लेकिन छत्तीसगढ़ में कोयले का प्रोडक्शन 2000 से पहले से हो रहा था। मध्य प्रदेश के समय जब था छत्तीसगढ़, उसी समय से कोयले का प्रोडक्शन हो रहा था। और छत्तीसगढ़ में जो कोयले ब्लॉक हैं ये नए नए तरीके से मिल रहे हैं, अर्थात इनका अन्वेषण हो रहा है और नए कोल ब्लॉक आवंटन की प्राप्ति हो रही है। थोड़ा सा और ब्रीफ में चलते हैं। भारत में जो कोयला था, ये तो बात कर रहे हैं उत्खनन का, कहाँ मिल रहे हैं ये, लेकिन कोयले का आखिर नेशनलाइजेशन क्या कैसे हुआ। देखिए भारत क्या था, आज़ादी के बाद बोल रहा है, भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद भारत ने अपने विकास करने के लिए पंचवर्षीय योजना का सहारा लिया, अर्थात पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। जो 5th ईयर प्लान थे, तो 5th ईयर प्लान बनाया गया, 5 साल का एक प्लान कि भारत को कैसे डेवलप किया जाए, इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे किया जाए, सर्विस सेक्टर का विकास कैसे किया जाए और लोगों का परचेस पावर कैसे बढ़े, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारे पंचवर्षीय योजना में तय किए गए। ऐसे करके 12 पंचवर्षीय योजना चले। सरकार का कहना था कि जो कोयला था वो बेस था, अगर उद्योगों को विकास करना था तो कोयले की जरूरत थी। और पहले से जो भी कोल थे, ब्रिटिश काल में जो भी कंपनियां थी कोयले का उत्खनन कर रही थी, तो सरकार ने उसमें अभी इंटरफेयर नहीं किया हुआ था, अर्थात उसको इंडिपेंडेंट रूप से छोड़ा हुआ था। लेकिन समय के साथ ही जो कार्य वाले क्षेत्र थे वहाँ पे मजदूरों की स्थिति दयनीय थी। जो निजी निवेश थे वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही थी, और प्रदूषण एक अलग सा मुद्दा था और इन्वायरमेंट भी एक इशू कर रहा था। इन सारे पहलुओं को नोटिस करते हुए सरकार ने कोयले को अपने अंडर में लिया। जब सरकार किसी भी उद्योगों को अपने अंडर में लेती है तो उसे बोला जाता है नेशनलाइजेशन करना, अर्थात अब वो सरकार के अंडर में है, जो भी उसका रेगुलेशन करना रहेगा वो सरकार करेगी। तो कोयले का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन के पीछे मैं क्या कारण बता रहा हूँ आपको, तो कुछ कारण हैं। कोयले का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन एक शब्द है राष्ट्रीयकरण की, वो अब राष्ट्र की संपत्ति हो गई। अब उसमें जो निजी इन्वेस्टर होंगे, निजी पूंजीपति होंगे, उनकी अब कोई भूमिका नहीं होगी। अगर कोई भूमिका होगी वो सरकार के द्वारा तय किया जाएगा भविष्य में, लेकिन फिलहाल वो सरकार उसका प्रोप्राइटर है, मालिक है, सरकार है। तो कोयले का राष्ट्रीयकरण के पीछे क्या था कि पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उद्योगों को विकास करना था। बोल रहा है जो उद्योग थे उद्योगों का विकास करना था, बिजली की ज़रूरत थी। बोल रहा है मजदूरों की स्थिति दयनीय थी जो कार्य वाले इलाके में थी, और पर्याप्त मात्रा में बोलेंगे तकनीक और पूंजी, इसका इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा था। कुछ फैक्टर है, सबसे पहले तो बोल रहा है उद्योगों को विकास करना था। स्टील का प्लांट था, सीमेंट की फैक्ट्री थी, फर्टिलाइज़र बनाना था,
तो इसके लिए क्या चाहिए था, कोयला चाहिए था। और कोयला क्या था, निजी हाथों में था, निजी कंपनियों के पास था, जो ब्रिटिश काल से उत्खनन कर रही थी। बोल रहा बिजली चाहिए था, कॉमर्शियल बिजली चाहिए या घरों में बिजली चाहिए था, तो बिजली की ज़रूरत थी। मज़दूरों की स्थिति दयनीय थी, अधिक घंटे काम कराए जा रहे थे, पेमेंट कम दिया जा रहा था, और रहन सहन की स्थिति क्या थी, तो बहुत ही लो कैटेगरी की थी। इनकी स्थिति में भी सुधार करना था। पर्याप्त तकनीक और पूंजी का इन्वेस्टमेंट जो थे निजी पूंजीपति नहीं कर रहे थे, अर्थात जो मालिक थे निजी तौर पे ये इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते थे, तो शुद्ध मुनाफा कमाते थे कोयले से। तो सरकार ने इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कोयले का नेशनलाइजेशन कर दिया। और नेशनलाइजेशन कब हुआ बोल रहा है, 1970 के दशक से स्टार्ट हुआ। कोयले का भी नेशनलाइजेशन बोल रही है 2 चरण में किया गया। एक बोल रहा है कुकिंग कोयला, कुकिंग कोल, और दूसरा क्या बोल रहा है, नॉन कुकिंग कोल। अर्थात कोयले के 2 रूप यहाँ बोल रहा है कि एक तो कुकिंग कोयला होता है जिससे खाना बनाया जाता है, दूसरा क्या रहता है कि इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, नॉन कुकिंग। तो इन दोनों का नेशनलाइजेशन 1972 और 73 में कर दिया गया। सबसे पहले बोल रहा है कि कुकिंग कोयल का किया गया 1972 में, इसके बाद नॉन कुकिंग कोयल का नेशनलाइजेशन कर दिया गया। तो नेशनलाइजेशन किया गया होगा, लेकिन कोई ना कोई कंपनी बनाई होगी, बिना कंपनी के नेशनलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो नेशनलाइजेशन के लिए सरकार ने क्या किया था, सबसे पहले बोल रहा है कि नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन नामक एक कंपनी 1956 में बना दी थी। इससे बोली थी कि आप एक खाका तैयार करिए कि कैसे आखिर कोयले का प्रोडक्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे सप्लाई किया जाएगा। बाद में जब नेशनलाइजेशन किया गया 1971 और 73 में, 72 और 73 में, तो इसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कोल के लिए कोल इंडिया लिमिटेड CIL का गठन किया। कोल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। जो कोल इंडिया लिमिटेड है, इसने भी अलग अलग घाटियों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए सब्सिडीज तैयार की, अर्थात अपनी सहायक कंपनियां तैयार की। जो कोल इंडिया लिमिटेड था, ब्रिटिश काल से ही इसका मुख्यालय क्या था, देखिए कोयला था, तो कोयले के लिए कोल इंडिया लिमिटेड का गठन कर दिया गया। कोल इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया, इसका मुख्यालय कोलकाता बनाया गया, क्योंकि ब्रिटिश काल में कोलकाता भारत की राजधानी थी। बाद में 1911 में कोलकाता से दिल्ली राजधानी हो गई। तो कोल इंडिया लिमिटेड उस समय बनाया गया था। इसके पीछे का कारण क्या है, तो सीधा है कि कोयले का जो मोस्टली इलाका था वो कहीं ना कहीं दामोदर घाटी में संकेंद्रित था। तो कोल इंडिया लिमिटेड का भी गठन कोलकाता में कर दिया गया, हेडक्वार्टर है। तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर न बना के कोलकाता बनाया गया। कोल इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, इसने अलग अलग नदी घाटियों के लिए एक प्लान तैयार किया और ऐसे करके डिवीजन किया कि कोयला कहाँ मिल रहे हैं। तो कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सब्सिडीज तैयार की, जो सहायक कंपनी जिसे बोला जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए नॉर्थ वाले इलाके में जो कोयला मिल रहा है, इसके लिए इसने किया नॉर्थ कोल लिमिटेड। जो वेस्ट वाला है, वेस्ट कोल लिमिटेड। ईस्ट के लिए ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड। सेंटर के लिए सेंटर कोल फील्ड लिमिटेड। इसी प्रकार SCCL, साउथ ईस्ट सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड, और एक BCCL, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। ऐसे करके इसने अपनी सब्सिडीज 8 सब्सिडीज तैयार कर ली कोल इंडिया लिमिटेड, और उत्खनन स्टार्ट किया। उत्खनन साइंटिफिक तरीके से था और लीगलाइज था। तो कोल इंडिया लिमिटेड, इस पे थोड़ा बात करते हैं हम। देखिए कोल इंडिया लिमिटेड ये किस तरीके की कंपनी है, तो बोलेंगे सरकारी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। भारत का 80% कोयला, आज भी 80% कोयला का प्रोडक्शन किसके जरिए हो रहा है, तो कोल इंडिया लिमिटेड के जरिए हो रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडीज अलग अलग है। लगभग बोलेंगे आप 2.6 लाख करोड़ की कंपनी है। तो 2.6 लाख मतलब 2,60,000 करोड़ से भी अधिक की कंपनियां हैं। ये लिस्टेड कंपनियां, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, इसका शेयर जारी होता है। तो इतनी की कंपनी है। सरकार को हर साल 61,000 करोड़ रुपए का क्या दे रही है, राजस्व दे रही है। सरकार को हर साल 61,000 करोड़ रुपए कोल इंडिया लिमिटेड रेवेन्यू के रूप में देती है। अब कोल इंडिया लिमिटेड का भी बोलेंगे सबसे अधिक, मैंने क्या बताया, सब्सिडीज है। सबसे अधिक सब्सिडीज में SECL, इसके द्वारा रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है।
और ACCL का मैं दिखाऊंगा आपको कार्य क्षेत्र रीजन कहाँ पे है। तो ACCL के साथ साथ क्या बोलेंगे आप, BCCL, MCL। कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडीज सबसे अधिक राजस्व, जैसे ACCL सबसे टॉप नंबर पे राजस्व जनरेट करती है। अगर सरकार को 61,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दे रही है, सिर्फ राजस्व सरकार को दे रही है, ओवरऑल राजस्व अर्थात कुल इनकम कितना कर रही है कोल इंडिया लिमिटेड, एक साल में बोल रहा है लगभग बोलेंगे 1.25 लाख करोड़ का आय है इसका। हर साल 1.25 लाख करोड़ का राजस्व इनकम जनरेट करती है और सरकार को 61,000 करोड़ रुपए दे देती है उसमें से। इसमें भी बोल रहा है ACCL कितने का आय जनरेट कर रहा है उस आय में, 1.25 लाख करोड़ का अगर राजस्व है, लाख करोड़ करिएगा यहाँ पे, तो इसमें 27,000 करोड़ रुपए, 27,000 करोड़ रुपए ACCL के द्वारा जनरेट किया जाता है। 27,000 करोड़ रुपए का जनरेट कर रही है, क्योंकि सबसे अधिक रेवेन्यू जनरेट करने वाली मानी जाती है सब्सिडीज कोल इंडिया लिमिटेड की ACCL। ACCL ऑपरेट होती है छत्तीसगढ़ के अंदर, अर्थात छत्तीसगढ़ वाले रीजन से ही इसका अकेले 27,000 करोड़ का आय है। ये तो लीगलाइज है जो डाटा है, लेकिन इन लीगल तरीके से जो कोयले का इनकम है ये लीगलाइज से भी कई हजारों गुना है। डाटा नहीं है सरकार के पास और डाटा मिलेंगे भी नहीं। फिलहाल मैं अब ले चलता हूँ आपको छत्तीसगढ़ में। चलिए छत्तीसगढ़ में आपको लेके आ गया मैं। देखिए अब छत्तीसगढ़ में जो कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, ये छत्तीसगढ़ है पूरा, इसका नॉर्थ वाले हिस्से, नॉर्थ वाला हिस्सा जो सर्कल बना रहा हूँ मैं, यहाँ पे कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है। कोयला कहाँ पे है, नदी घाटी में। तो ये सोन नदी है, सोन की सहायक नदी, रिहंद नदी, ऐसे करके रिहंद जा रही है। तो सोन की सहायक नदी जो रिहंद है, रिहंद नदी की घाटी में कोयला है। फिर हंसदेव की घाटी, ऐसे करेंगे तो हंसदेव मिलेगा, हंसदेव नदी घाटी, मांद नदी घाटी, और खुद आप क्या बोलेंगे, महानदी घाटी। ओवरऑल जो भी महानदी है इसकी सहायक नदियों के किनारे कोयला मिल रहा है, और ऊपर में सोन नदी है, इसकी सहायक नदियों के किनारे मिल रहा है कोयला। इधर मांद है। तो ये नदी घाटी में छत्तीसगढ़ का कोयला है। यहाँ पे ऑपरेट क्या हो रही है, तो बोलेंगे ऑपरेट हो रहा है ACCL, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। ये कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडीज है। बता दिया मैंने आपको 27,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। हर साल 5% से भी अधिक का ग्रोथ रेट है कि हर साल इससे प्रोडक्शन लगातार बढ़ते जा रहा है और सबसे टॉप लेवल पे भी प्रोडक्शन कर रही है। तो 5% की दर से ग्रोथ कर रहा है हर साल। बोल रहा है कि जो कोल इंडिया लिमिटेड 61,000 करोड़ रुपए तो सरकार को एक तरीके से आय दे रही है, ठीक है, ओवरऑल काट के। लेकिन छत्तीसगढ़ को क्या मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ को 11,000 करोड़ रुपए मिलते हैं। सबसे अधिक झारखंड को मिलते हैं, 11,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को मिलता है कोयले के जरिए। तो कैसे मिल रहा है छत्तीसगढ़ को कोयले के जरिए 11,000 करोड़ रुपए, बाकी 14,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं आपको झारखंड को, फिर उड़ीसा को 13,000 करोड़, और 11,000 करोड़ से भी थोड़ा सा ऊपर मान लेंगे छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। तो एक मोटा अनुमान लगा के चलना है कि 11,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को मिल रही है। मिलने का तरीका क्या है, रॉयल्टी। देखिए रॉयल्टी के रूप में सबसे अधिक मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, रॉयल्टी क्या होता है, बोल रहा है रॉयल्टी होता है कि सरकार भूमि की मालिक है, जो लैंड है इस लैंड की मालिक है गवर्नमेंट। दूसरा जो कोयला है वो एक संपत्ति है, अर्थात भूमि की मालिक तो हुई, भूमि है, लेकिन जो कोयला है, कोयला भी एक पूंजी के रूप में है। कोयला कोल असेट, तो कोल क्या है, एक पूंजी के रूप में है। और ये किस तरीके की पूंजी है, बोल रहा है नॉन रिन्यूएबल, इसका नवीनीकरण नहीं होगा। एक बार कोयला खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कोयले का निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष में रहेगा। शायद मानव सभ्यता जीवित रहे या ना रहे, सिविलाइजेशन रहे ना रहे, मानव का अस्तित्व रहे ना रहे। तो कोयला एक पूंजी के रूप में मान लिया गया, नॉन रिन्यूएबल के रूप में मान लिया गया। रिजल्ट ये है जो खनन करने वाली कंपनियां हैं उनको अब क्या करना होगा, तो उनको अब कोयला का इनकम गवर्नमेंट को देना होगा, एक ना एक हिस्सा। कैसे देगी, या तो सेल्स पे सरकार
टैक्स लगा देगी कि जो भी सेल्स कर रहे हैं उसका हिस्सा 12% दीजिए। अगर आप 1 रुपये में बेच रहे हैं तो उसका 12 पैसा गवर्नमेंट को दीजिए। दूसरा, पर टन के हिसाब से ही पैसा दीजिए, टन। अगर 1 टन है तो 1 टन में भी सरकार पैसा वसूल कर रही है। तो इस तरीके से रॉयल्टी से इनकम जनरेट होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने हर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बनाया है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल ट्रस्ट। तो उस ट्रस्ट में भी पैसा डाल रही है। फिर बोल रहा है नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट नहीं था, फाउंडेशन था। ट्रस्ट एक है, एक फाउंडेशन है। और फाउंडेशन ट्रस्ट में क्या अंतर है? खैर समझिए, डिस्ट्रिक्ट पे, हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी उत्खनन हो रहे हैं तो वहाँ पे एक बनाया गया है मिनरल से होने वाले इनकम के लिए फंड। तो फंड डाला जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट पास। और इसी तरीके से नेशनल मिनरल, तो पूरा नेशनल लेवल पे भी एक बनाया गया है फंड। तो इन दोनों के जरिए भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को फंड मिल रहे हैं। ये अपना गवर्नमेंट हो गया, फंड मिल रहा है। तो तीनों तरीके से कोयला से इनकम जनरेट कर रही है सरकार। और कुल मिला के 11,000 करोड़ रुपये सरकार के पास आ जा रहे हैं ये। और बाकी तो देख रहे हैं आप कि कोयले के नाम पे कितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। कोल ब्लॉक आवंटन घोटाला माना जाता है 1,80,000 करोड़ का। ये जो आ जा रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं रिकॉर्ड में उसका तो बात ही छोड़िए। कोयला जो रह रहा है, इससे बहुत सारे लोग जो हैं बिलीनियर बन जा रहे हैं, अवैध तरीके से सप्लाई कर करके या उत्खनन करके। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कुछ यहाँ फैक्ट। देखिए, बोल रहा है कोयला भंडार छत्तीसगढ़ के पास है। छत्तीसगढ़ को पावर हाउस के रूप में विकसित करने की सरकार की एक स्ट्रेटजी है। बोल रहा है जो छत्तीसगढ़ है, कोयला तो है इसके पास, छत्तीसगढ़ को पावर हब के रूप में विकसित करने की गवर्नमेंट की नीति है। तो पावर हाउस क्यों? पावर हाउस ओनली कोयले के बदौलत। पूरा छत्तीसगढ़ में लोहा भी मिलता है, 5वां हिस्सा यहीं पे राज्य में बॉक्साइट, चूना पत्थर, कोरंडम, ये सब मिल रहे हैं। ये सब कुछ मात्रा देख लीजिए, लिखना है आपको तो नोट कर लीजिएगा कि कोयला कितना मिलियन टन है, चूना पत्थर, बॉक्साइट, लोहा, डोलोमाइट, कैसेराइट। यहाँ पे कोल रीजन आपको याद करना होगा कुछ का, ताकि आपको एटलीस्ट याद रहे कोल रीजन कहाँ पे है। तो सोहागपुर कोल फील्ड है, सोहागपुर कोल फील्ड कहीं ना कहीं सरगुजा संभाग में मिल रहे हैं सारे के सारे। सोनहट कोलफील्ड, झिल्ली मिल्ली, चिरमिरी, विश्रामपुर, ईस्टर्न विश्रामपुर, लखनपुर, पंचबहनी, हसदेव, आरंग कोलफील्ड, ये सारे कोलफील्ड है नदी घाटी में। तो नदी घाटी में चिरमिरी हो, झिल्ली मिली हो, सोहागपुर हो, लखनपुर हो, पंचबहनी हो, हसदेव, आरंग हो, ये क्या है आपके कोल ब्लॉक, जहाँ से कोयले की माइनिंग की जा रही है। माइनिंग भी पता है आपको 2 तरीके से होता है माइनिंग। एक क्या हो रहा है तो ओपन कास्ट माइनिंग होता है, जिसको बोला जाता है ओपन कास्ट। और दूसरा क्या होता है तो बोलेंगे आप ग्राउंड, अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड माइनिंग। या तो ऊपर में ही धरातल पे ही कोयला आ जाए तो कोयला को जो प्राप्ति किया जा रहा है उसे बोला जा रहा है ओपन कास्ट। और एक जो कोयला सरफेस में ना होके डीप से, अंडरग्राउंड डीप से क्या किया जा, उत्खनन किया जा रहा है। तो लॉन्ग वॉल के जरिए किया जा रहा है, अर्थात बेल्ट के जरिए कोयला को चढ़ाया जा रहा है 2 से भी अधिक किलोमीटर का सुरंग, टनल बना बना के। तो बोरवेल टनल मशीन रहते हैं और कटाव किया जा रहा है, अंडरग्राउंड माइनिंग कहला रहा है। तो कहीं पे ओपन कास्ट मिल रहा है तो कहीं पे अंडरग्राउंड माइनिंग मिल रहा है। जो छत्तीसगढ़ है इसके पास गेवरा ओपन कास्ट है। जो गेवरा खान है छत्तीसगढ़ के कोरबा डिस्ट्रिक्ट में एशिया का सबसे बड़ा खदान माना जाता है। कोयले का सबसे बड़ा खदान क्या है? गेवरा खदान। कहाँ पे ये तो बोलेंगे कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है, छत्तीसगढ़ में। किस तरीके का है? ओपन कास्ट माइनिंग है। पहले माना जाता था झरिया को सबसे बड़ा जो कोल आवंटन वाला इलाका है वह है झरिया, अर्थात कोल ब्लॉक है झरिया में विशाल मात्रा में 125 किलोमीटर वाले इलाके में बोला जाता है धनबाद में। लेकिन वहाँ तो लंबे समय से खनन किया जा रहा है और ऑलमोस्ट झरिया या धनबाद वाले इलाके में कोयला समाप्ति की ओर ही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में माइनिंग तो नए सिरे से हो रहे हैं और इसी में अब गेवरा खदान, जिसका अनुमान लगा लिया गया कि एशिया में सबसे बड़ी खदान मानी जाती है।
बात कर रहे हैं, सरकार ने कोयले को अपने अंडर में रखा था 2014 तक, लगातार नेशनलाइजेशन से लेके 2014 तक कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट के अंदर रही। इसके बाद क्या हुआ, तो बोल रहा है 2014 के बाद गवर्नमेंट ने, जो केंद्र सरकार थी, चूँकि मेजर मिनरल के रूप में जान रहा है, कोयला जो है मेजर मिनरल है तो केंद्र सरकार के पास रहेगा। तो केंद्र सरकार ने 2014 के बाद जो निजी संपत्ति थी, अर्थात निजी इन्वेस्टमेंट टेक्निक, इसको मंजूरी दे दी कि कोल का जो आवंटन किया जाएगा प्राइवेट प्लेयरों को किया जाएगा। अब निजी क्षेत्र भी कोयले के क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। और देखते देखते अलग अलग प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां ने कोयले में प्रवेश किया। तो बोल रहा है 2014 के बाद सरकार ने बिडिंग सिस्टम की शुरुआत की। बिडिंग मतलब क्या होता है, बोली, जो अधिक बोली लगाएगा उसको कोल ब्लॉक आवंटन किया जाएगा। हालांकि कुछ मापदंड और शर्तों को पूरा करना होता है, तो इसके जरिए आवंटन किया जा रहा है। अभी बोल रहा है 14 राउंड का जो कोल ब्लॉक है उसका आवंटन किया गया है। हर राउंड में कहीं ना कहीं एक एवरेज मान के चलता हूँ 25 जो माइंस वाले इलाके हैं उसका आवंटन होता है। 2014 के बाद से सरकार निजी इन्वेस्टर को लाना चाहती है कोयले के सेक्टर में। तो निजी इन्वेस्टर आते हैं, अपने साथ टेक्निक लाते हैं, पूंजी लाते हैं और फॉरेन इन्वेस्टरों के साथ कोलाब्रेशन करते हैं या कंपनियों के साथ। तो 100% एफडीआई का भी एक रूट मिल जाता है। सरकार बोल रही है कि 100% एफडीआई भी लेके आई है। और एफडीआई अपने आप में क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, नई नई टेक्नोलॉजी टेक्निक आती है। तो हो सकता है 2 प्राइवेट प्लेयर एक साथ आ जाए, या एक सिंगल प्लेयर है, या बहुत सारे 4-5 प्राइवेट प्लेयर, बड़ी बड़ी कंपनियां एक साथ गठबंधन कर ले और कोयले के क्षेत्र में प्रवेश करे। लेकिन सरकार बोल रही है बिडिंग करेंगे, बोली लगाएंगे। 14 राउंड का कोल ब्लॉक 2014 से आवंटन किया गया है। हर राउंड में क्या होता है, किसी राउंड में 60 कोल ब्लॉक का आवंटन होता है, किसी राउंड में 25 कोल ब्लॉक का आवंटन होता है। तो कोई फिक्स नहीं है। तो एक अनुमान लगा रहा हूँ कि 25 जो माइंस है, माइंस वाले इलाके हर साल आवंटन किए जाते हैं। इलाके कहाँ से रहते हैं, ये इलाके 3 ही 4 जगह से रहते हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। अधिकतर कोल ब्लॉक का आवंटन इसी इलाके से किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है, निजी प्लेयर को। फॉर रिजल्ट के रूप में रह रहा है जो आपको दिख रहे हैं निजी प्लेयर, हो सकता है जिंदल हो, जिंदल स्टील प्लांट को कोल आवंटन किया गया हो या जिंदल ने लिया हो, या हो सकता है आपके अदानी हो, अदानी इंटरप्राइज या अदानी कंपनियों को मिल जाए, तो कोल ब्लॉक का आवंटन किया जाएगा। अब प्राइवेट प्लेयर हमेशा चाहती है कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया जाए। इन्वायरमेंट हो या पब्लिक हेल्थ हो, इसको भी इग्नोर करती है। उनको कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि ओवरऑल निजी जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं हमेशा प्रॉफिट पे डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट प्रॉफिट को ना लेके सबसे पहले प्रायोरिटी पब्लिक को देती है, प्राथमिकता पब्लिक रहता है, पब्लिक का वेलनेस पहला रहता है, इन्वायरमेंट का सेंटर रहता है केंद्र के अंडर में। लेकिन निजी कंपनियां हमेशा इसी चीज़ को लेके चलती है, प्रॉफिट। उसको मतलब नहीं रहता है इन्वायरमेंट हो, ये पब्लिक हेल्थ हो, लोग का क्या होगा, बस प्रॉफिट चाहिए। तो ये सब आप कोल ब्लॉक देखेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है सेंदुगढ़ कोलफील्ड, कोरबा कोलफील्ड, मांद रायगढ़ कोलफील्ड, तातापानी रामकोला कोलफील्ड। ये कोलफील्ड का याद करने के बाद बोल रहा है भारत में कुल कोयले भंडार का 16% है। थोड़ा सा डाटा पुराना हो गया, 18% कोयले का भंडार है। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि कुल उत्पादन में 18% है, कुल उत्पादन में प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ का और बढ़ते जा रहा है और इतना टन कोयला है। अब कोयले का प्रोडक्शन देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और है। 2025 में केंद्र सरकार ने क्या था, तो 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया था। जो बोल रहा है छत्तीसगढ़ है, इसका हिस्सा था लगभग 270 मिलियन टन। 270 मिलियन टन 2025 में
भारत ने एक अचीवमेंट प्राप्त किया, 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया है, 1 बिलियन टन कोयले का प्रोडक्शन किया। और छत्तीसगढ़ से कितना प्रोडक्शन हुआ, तो 270 मिलियन टन से भी अधिक छत्तीसगढ़ का प्रोडक्शन है। और छत्तीसगढ़ में बोल रहा है कितना कोयला है, बोल रहा है 44,000 मिलियन टन से भी अधिक कोयले का अनुमान है। कोयला दिया जा रहा है एनटीपीसी को या बोल रहा है अदर थर्मल पावर प्लांट को। एक शक्ति योजना है, स्कीम है, यही शक्ति योजना 2017 में आई थी। बोल रहा है स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला ट्रांसपेरेंटली इन इंडिया। बोल रहा है जो कोयले का पहले बख्तरबंद बांट कर लिया जाता था, किस आधार पे कोयला दिया जा रहा था किसी भी निजी सेक्टर को, लेकिन अब ऐसा ना हो कि एक पारदर्शी तरीके से कोयले का आवंटन किया जाएगा। तो कुछ मापदंड होंगे जिसको पालन करना होगा। इसके लिए सरकार एक शक्ति योजना लाई है। तो शक्ति स्कीम है उन उद्योगों को जिसको ज़रूरत है कोयला की नॉन स्टॉप सप्लाई हो, कोयला रुके ना, तो कोल लिंकेज स्कीम है। कोल लिंकेज स्कीम का मतलब है एक स्टील की फैक्ट्री चल रही है, उसको लगातार सप्लाई मिले और पहले से वो 3-4 महीने का स्टॉक अपने पास रखे, ताकि किसी भी दुर्लभ स्थिति में उसका प्लांट जो है बंद ना हो अर्थात वो लगातार रनिंग करे, उसको कोयला मिलते रहे। तो कोल लिंकेज स्कीम भी है। अब यहाँ पे कोई भी स्कीम रह रही है सेंटर की, तो इसमें कुछ सेंटर अपने से नियम डालती है। देखिए क्या है, बोल रहा है इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना। शक्ति योजना लाई तो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना बोल रहा है, कंपटीशन बढ़ाना, दक्षता बढ़ाना, क्षमता बढ़ाना, थर्मल पावर प्लांट का निर्बाध मतलब थर्मल पावर प्लांट लगातार चलते रहे, बिना रोक टोक के बिजली का सप्लाई हो और रोजगार जनरेशन हो। तो सरकार का पॉलिसी रहता है कि ओवरऑल लोगों का कल्याण हो, क्षमता बढ़े, कंपटीशन का स्तर बढ़े। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कुछ एकदम लेटेस्ट डाटा जो है हमारे पास। बोल रहा है कॉमर्शियल कोल माइनिंग 2020 में बोल रहा है कोल सेक्टर को ओपन कर दिया गया कॉमर्शियल माइनिंग के लिए। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर आ गए। डिसीजन तो 2014 से ही लेने प्रारंभ हो गया था, लेकिन 2020 से कॉमर्शियल माइनिंग की स्टार्ट हुई। और बोल रहा है उस समय फिर 18 कोल माइंस का आवंटन किया गया। ठीक है, 18 कोल माइंस का आवंटन कर दिया गया। यहाँ देखिए 18 कोल माइंस का आवंटन किया गया। पुनः की फीचर ऑफ माइनिंग ऑक्शन का की फीचर क्या बोल रहा है, बोल रहा है ट्रांसपेरेंट बाइडिंग प्रोसेस हो, 100% एफडीआई की अनुमति हो, रॉयल्टी देना होगा, बोल रहा है रेवेन्यू शेयरिंग करने होंगे। अर्थात जो बिडिंग सिस्टम है इसकी भी कुछ शर्तें हैं। बोल रहा है क्या कि एफडीआई तो आप ला सकते हैं, लेकिन रेवेन्यू में आपको सरकार के साथ बंटवारा करना होगा। जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं रॉयल्टी भी आपको पेड करना होगा। कोल माइन एलोकेशन 2025 बोल रहा है 2025 का कैलेंडर में जो स्टार्ट हुआ है कोल का आवंटन करना। 33 कोल माइंस का आवंटन किया गया। 33 कोल माइंस का आवंटन किया गया। यहाँ क्या है, सिंगरेनी कालरी कंपनी लिमिटेड SCCL। सिंगरेनी कहाँ, आंध्र प्रदेश में। देखिए कालरी था 1945 में बोल रहा है इसकी स्थापना हुई थी। सिंगरेनी कोयला क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में। सिंगरौली कहाँ पे है, तो बोलेंगे मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक कोयल बेल्ट है, लेकिन ये सिंगरेनी है न कि सिंगरौली। तो सिंगरेनी आज़ादी से पहले स्थापित हो गया था 1945 में, और ये बाद में आज़ादी के बाद आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया था 1956 में। लेकिन बाद में फिर से आंध्र प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों ने ज्वाइंट वेंचर के रूप में इसको स्थापित कर लिया। 51 और 49% की हिस्सेदारी है, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार के पास 51% की हिस्सेदारी और 49% हिस्सेदारी किसके पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सिंगरेनी कालरी। तो ये अगर आपसे पूछता है सिंगरेनी कोल क्षेत्र कहाँ पे है, तो बोलेंगे आंध्र प्रदेश में है।